हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। ये जो नया मॉड्यूल केमिकल ऑपरेटर ट्रेनिंग का हमने स्टार्ट किया था, इसमें हम सेफ्टी एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं और अभी हम परमिट सिस्टम्स पे हैं। पिछले वीडियो में हमने कोल्ड वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट के बारे में समझा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जब आप हॉट वर्क परमिट या कोल्ड वर्क परमिट आप इशू कर रहे हैं। ये सब होने के बाद अब हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे एक कन्फाइंड स्पेस परमिट कैसे आप इशू करते हैं। कन्फाइंड स्पेस परमिट में काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फाइंड स्पेस, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो कि फेटल होती हैं वो कन्फाइंड स्पेस की वजह से होती हैं। तो कन्फाइंड स्पेस परमिट के ऊपर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो कन्फाइंड स्पेस अगर समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझेंगे कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह है या एक ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पे आपको काम करना है, लेकिन वहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी थ्रू आउट, मतलब वो जगह ऐसी नहीं हो जो कि ह्यूमंस के रहने के लिए लगातार फिट हो। एंड सेकेंड पॉइंट, वहाँ पे आपके पास एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट शुड बी लिमिटेड। वापस रिपीट करता हूँ, दो पॉइंट सक्सेसफुल होने चाहिए किसी भी एरिया को कन्फाइंड स्पेस घोषित करने के लिए। सबसे पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एंड सेकेंड इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी थ्रू आउट। मैं वापस लिख देता हूं, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। नॉट फिट फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी एंड सेकेंड इज लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मतलब हम किसी गड्ढे में जा रहे हैं जहाँ पे आपके पास उतरने का और बाहर चढ़ने का आपने टेम्परेरी या परमानेंट अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन वो लिमिटेड है। दूसरा हो सकता है कोई ऐसा स्पेस, टैंक हो गया, किसी टैंक के अंदर एंट्री कर रहे हैं सफाई के लिए, वो कैसा हो गया आपके पास, उसमें भी लिमिटेड एंट्री एंड लिमिटेड एग्जिट का है। ये एक रूम, ये इसके अंदर भी लिमिटेड नंबर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप दरवाजा जाने का और अंदर आने का लिमिटेड है, लेकिन ये कन्फाइंड स्पेस नहीं है, क्योंकि इसका पहला पॉइंट जो मैंने दिया है कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। ये रूम रहने के लिए ही डिजाइंड है और इसमें आदमी आराम से रह सकता है, लेकिन कोई भी टैंक के अंदर आदमी आकर के रह नहीं सकता। तो ऐसी जगहों को हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। अभी कन्फाइंड स्पेस इतना डेंजरस या हजार्डस क्यों है वो समझते हैं। केमिकल प्लांट्स के अंदर आपके पास कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे जगह है, पिट्स है, अंडरग्राउंड टैंक्स है, आपके पास सीवेज लाइन्स है, ये सारे के सारे कन्फाइंड स्पेसेस के एग्जांपल्स हैं। अभी क्या होता है, कई बार यहाँ पे आपके पास आदमी जब जाता है, इन जगहों को एंटर करता है, तो उसके साथ हो सकता है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो जो कि वहाँ पे प्रेजेंट सब्सटेंसेस की वजह से, वेपर्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से, या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच रही है। इन सब वजह से अगर वो वहाँ पे फंस जाता है या गिर जाता है या बेहोश हो जाता है, तो उसको निकालना भी उतना ही मुश्किल है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से कन्फाइंड स्पेस एक बहुत ही हैजार्डस कह सकते हैं कि एरिया है, जो कि फेटल एक्सीडेंट्स की कारण बनता है। तो कन्फाइंड स्पेस के लिए सबसे पहले जब कभी भी आपको कन्फाइंड स्पेस का परमिट इशू करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं और आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं, वो समझते हैं। तो अगर आपको एक परमिट इशू करना है जो है कन्फाइंड स्पेस का, तो सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस के लिए सबसे पहले चाहिए आपको प्लानिंग।
प्लानिंग के लिए क्यों? क्योंकि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा काम है जो कि आप रोज नहीं कर सकते। आपको वहां पे 100% आपको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा एज एन इश्यूअर, क्योंकि वो वर्क हैजार्डस है। साथ ही साथ ये प्री प्लान्ड होगा कि हम कोई भी काम जो कि कन्फाइंड स्पेस में करने जा रहे हैं वो किस दिन करने जा रहे हैं। वो दिन के लिए आपको सारी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, प्री प्लान करना पड़ेगा। आपको बाकी सारे इंपॉर्टेंट काम्स को उस टाइम फ्रेम में नहीं करना है, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस, मैंने आपको बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये वर्क हैजार्डस है, इसलिए आपको कन्फाइंड स्पेस के काम के लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। कन्फाइंड स्पेस का काम स्टार्ट करने से पहले आपको उस एरिया को आपको चेक करना है कि वो फिट फॉर वर्क है कि नहीं। उसमें सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? चेक करते हैं हम ऑक्सीजन लेवल। क्या होता है कि जब कोई भी आदमी काम करने जा रहा है तो उसको उस एरिया में ही सांस लेना है। कन्फाइंड स्पेस में अगर एंट्री किया, किसी पिट में एंट्री किया तो उसको सांस लेना है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ऑक्सीजन लेवल का जो परसेंटेज होना चाहिए ऑक्सीजन का उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, वो सफिशिएंट होना चाहिए कि कोई भी आदमी उसके अंदर सांस ले सके। इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल चेक करना है कि ऑक्सीजन लेवल कम ना हो। कम होगा आदमी को सांस लेने में ऑक्सीजन कम जाएगा और उसको डिजीनेस फील होगी तो वो वहां पे चक्कर खा के गिर जाएगा। इसलिए आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल की लिमिट्स बता देता हूं। एज पर ओशा आपका ऑक्सीजन लेवल इन कन्फाइंड स्पेस शुड बी फ्रॉम 19.5% to 23.5%। इसके बीच में होना चाहिए, ना 19.5 से कम ना 23.5 से ज्यादा। ये लिमिट्स क्यों सेट की गई है? 19.5 से अगर कम होता है तो आपकी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाना चाहिए एक इनहेलेशन में, वो आपकी बॉडी को सफिशिएंट होता नहीं होगा। अगर 19.5 से कम होगा तो आपकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा, तो आपको डिजीनेस फील होगा, आप चक्कर खा गिर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर अगर आपके पास ऑक्सीजन कम होगा तो इट कैन बी फेटल। सेकेंड, जो आपका 23.5 का लिमिट हमने ऊपर दिया है, वो 23.5 का लिमिट इसलिए कि अगर 23.5 से ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे तो भी वो आपके लिए हानिकारक है, जानलेवा है। तो कभी भी आपका जो एनवायरमेंट है 23.5% से ज्यादा में ह्यूमंस सरवाइव नहीं कर सकते। तो आपको कभी भी आप 100% सोचते होंगे, दिमाग में होगा कि ऑक्सीजन पे आदमी जिंदा है, लेकिन ऑक्सीजन की भी लिमिट है। अगर 23.5% से ज्यादा का ऑक्सीजन एयर में एनवायरमेंट में आपके प्रेजेंट है तो भी वो आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीजन लेवल जो आपको चेक करना है किसी को भी एंट्री करने से पहले। उसके बाद उसके अंदर एलईएल चेक करना है, एलईएल मीटर से कि उसके अंदर कोई भी हार्मफुल गैसेस तो नहीं है। हार्मफुल गैसेस चेक करना है कि पिट के अंदर जहां पे भी एंट्री करना है कन्फाइंड स्पेस में, उसके अंदर हार्मफुल गैसेस ऐसी तो नहीं है जो कि इनहेल करके आदमी फेटल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि H2S है, क्लोरीन गैसेस हैं, कोई भी ऐसी गैसेस जो कि आपके प्लांट में अवेलेबल है जो कि हैजार्डस है आदमी के सर्वाइवल के लिए, ऐसी गैसेस उस कन्फाइंड स्पेस में नहीं हो। इसलिए वहां पे चेक करें कि कोई भी गैसेस ऐसी है तो नहीं, एंड उसका जो भी गैसेस आपके प्लांट में है उसका PEL होता है परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट। अगर किसी भी हर गैस का, हार्मफुल गैसेस का आपका परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट हर केमिकल का होता है, तो वो सेफ एक्सपोजर लिमिट जिसमें कि आदमी 8 घंटे तक काम कर सकता है, उस लिमिट से कम ही वहां पे होना चाहिए कि आदमी उसमें आराम से काम कर सके और वो उसके लिए हैजार्डस नहीं हो। अगर वो पीपीएम लेवल कंसंट्रेशन उस गैस का या उस केमिकल का उससे ज्यादा हो जाएगा
तो वो आदमी के लिए जानलेवा है। आपको चेक करना है कि परमिसिबल लिमिट के अंदर ही है, एलईएल उसके अंदर 0 होना चाहिए। उसके बाद ही आप किसी को एंट्री करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका, आपने जो चेक किया। ये दो चीज चेक करने के बाद फिर अभी आप क्या करेंगे? हमने ये चेक कर लिया एलईएल कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये चेक कर लिया। अभी आपके पास जो भी आदमी एंट्री कर रहा है, सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, ट्रेनिंग चेक करनी है। देन उसका हेल्थ कार्ड चेक करना है। कोई भी आदमी जो भी ट्रेनिंग लेता है कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए, उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन होता है कि कोई भी आदमी ने कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ट्रेनिंग ले रखी है, तभी वो अंदर एंट्री कर सकता है। सेकेंडली, उसका हेल्थ चेकअप होता है हर 3 महीने में। तो हर 3 महीने में अगर वो हेल्दी है, उसके पास कोई भी ऐसे बीमारियां नहीं है, एंड डॉक्टर ने उसको बोला है, इंडस्ट्रियल डॉक्टर फिजिशियन ने, कि ही इज हेल्दी टू एंटर अ कन्फाइंड स्पेस, तो ही उसको एंट्री करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टीम में एंट्री करने वाले हैं, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन होगा, एंड एक्सेप्टेंस होगा। मतलब आपका परमिट के साथ एक कागज अटैच होता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो भी आदमी एंट्री कर रहा है, उसका नाम, उसका कौन से डिपार्टमेंट का है, कितने साल का है, एंड वो खुद एक्सेप्ट करेगा रिटन में साइन करके कि मैं खुद अपनी मर्जी से कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर रहा हूँ, एंड मुझे कन्फाइंड स्पेस के हैजार्ड्स पता है, मैंने इसकी ट्रेनिंग ले रखी है, और मैं इसमें काम करने के लिए खुद अपनी हामी भर रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है जो साथ में अटैच होता है। अभी इतना सब होने के बाद अभी आपको क्या करना है एज एन इशूअर, ये सब चीजें आपने चेक कर लिया। ये जो आपका ऑक्सीजन लेवल है जो आपने चेक किया है, ये आपको कब कब चेक करना है, कितनी बार चेक करना है, वो भी बताऊंगा। अभी आप परमिट इशू करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपने प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग हो गया। उसके बाद सबसे पहले इसमें अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर जो भी है अथॉरिटी है, प्लांट हेड, जो भी हो आपके प्लांट में, उसका अप्रूवल चाहिए कि आप कन्फाइंड स्पेस एंट्री करवा रहे हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री किस टाइप की है, पिट में करना है, कहाँ पे करना है, कैसा रहेगा एनवायरमेंट, किस चीज का है, वो सब उसमें डिटेल रहता है। क्या काम करने जा रहा है कन्फाइंड स्पेस में, अगर हॉट वर्क करने जा रहा है तो वो अलग हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजें लेनी है। अभी मैं सिर्फ कन्फाइंड स्पेस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर और क्या क्या चीज लेनी है। तो अप्रूवल आपने ले लिया कन्फाइंड स्पेस में एंट्री का कि हम एक काम करने वाले हैं। आपने जो जो करने वाले हैं आपने उसके डॉक्यूमेंट्स बना लिए, आपने ट्रेनिंग चेक कर ली, आपने उसका हेल्थ कार्ड चेक कर लिया कि वो हेल्दी है। ये सब होने के बाद फिर आपने ये डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल के बाद ये डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा चेक करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा का पूरा चेक कर लेंगे। आप अपने साइड से 100% श्योर हो जाएंगे कि जो आदमी को हम कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करवाने वाले हैं वो 100% हेल्दी है एंड वो रेडी है एंड ट्रेन है। ये होने के बाद फिर आप तैयारी में जाएंगे। जैसे मैंने बोला, आप उस एरिया का ऑक्सीजन लेवल एंड एलईएल परसेंटेज चेक करेंगे एंड इट शुड बी विद इन एक्सेप्टेबल रेंज।
ये होने के बाद फिर आप परमिट इश्यूएंस पे जाएंगे। परमिट इश्यूएंस में आप फिर से आकर के आप कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर रहे हैं, वहां पे क्या काम करना है, क्या क्या अरेंजमेंट है, वो सब इशू करने के लिए आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको जो आदमी एंट्री कर रहा है उसको क्या क्या चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको क्या क्या लेना है। प्रिकॉशन मेजर में सबसे पहले आपके पास ब्रीदिंग एयर लाइन, अगर आपके प्लान में है तो ब्रीदिंग एयर लाइन रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर ब्रीदिंग एयर लाइन नहीं है तो SCBA सेट के साथ भी आदमी काम कर सकता है। SCBA सेट के बारे में भी हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे। SCBA सेट क्या होता है। SCBA सेट का फुल फॉर्म बोल देता हूँ, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस। तो इसके अंदर भी आपके पास नॉर्मल एयर भरी रहती है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक एयर रहती है इसके अंदर, जिससे कि आदमी आधे घंटे तक का काम उसके अंदर आराम से कर सकता है। ये हो गया आपका जो उसके लिए अरेंजमेंट चाहिए। ब्रीदिंग लाइन आपने कर ली, इसके साथ में एक आदमी आपका कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़ा रहेगा। सो सुपरवाइजर जो कि इस पूरे काम को सुपरवाइज करेगा, कितने आदमी अंदर गए, कितनी देर के लिए गए, कितने बजे गए, और वो सब जो है कैसे गए हैं। एक लाइफलाइन सबके साथ होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए बताते हैं। सुपरवाइजर मॉनिटर करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो सुपरवाइजर आपके पास रहेगा जो कि एंट्री एंड एग्जिट आदमी का नोट करेगा, कितने बजे गया है, कौन गया है, कब गया है। जो आदमी जा रहा है उसको सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट के साथ कनेक्टेड, सेफ्टी बेल्ट आपका फुल बॉडी डबल लैनियार्ड हार्नेस, फुल बॉडी आपका सेफ्टी बेल्ट पहना जाता है डबल हार्नेस के साथ, तो वो उसके साथ अटैच करना है। और वो अटैच किसके साथ रहेगा, एक लाइफलाइन के साथ। एक लाइफलाइन क्या समझते हैं कि मान लीजिए आप इस पिट के अंदर काम करने गए हैं, यहां पे आप खड़े हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपके साथ जो सेफ्टी बेल्ट आपने पहनी है वो सेफ्टी बेल्ट के साथ एक रोप बाहर वाले के पास जो वहां पे खड़ा है उसके पास वहां तक की रोप होनी चाहिए, जो आपके सेफ्टी बेल्ट के साथ आपको अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पुल करना पड़े तो वो लाइफलाइन उसके पास आपके साथ अटैच रहेगी। पहला पॉइंट। इसके साथ आपके पास वर्किंग कंडीशन के लिए आपके पास 24 वॉट्स बल्ब होगा। 24 वॉट का बल्ब यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम प्रूफ, सॉरी दिस शुड बी फ्लेम प्रूफ। फ्लेम प्रूफ 24 वॉट बल्ब। कई बार आपसे सवाल पूछ जाता है इंट्रोज में कि 24 वॉट ही बल्ब क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं। तो क्या होता है कि अगर आपके पास 24 वॉट का बल्ब आप यूज कर रहे हैं और किसी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है कि वो उतना इलेक्ट्रिक शॉक बियर कर सकता है। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा नहीं, आपकी बॉडी 24 वॉट का जो इलेक्ट्रिक शॉक रहता है उसको वो सहन कर सकती है। सो इसके 24 वॉट का बल्ब यूज करते हैं जब भी हम जा रहे हैं किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपके पास एक रेस्क्यू टीम जो कि ट्रेन होती है वो होनी चाहिए। एक ट्रेन रेस्क्यू टीम होती है जो कि आपके लिए रेस्क्यू करेगी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वो होनी चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन
टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। जो भी आपका लोकल हॉस्पिटल रहता है उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। कई बार करते हैं आपके प्रेमिसेस में ही आपके पास कंपनी के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास अगर आप कोई भी ऐसा हजार्डस काम करें तो वहाँ पे भी आप नोटिफिकेशन भिजवा सकते हैं कि ऐसा कोई काम हो रहा है। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी हो सकता है कि कोई आपके पास बंदा या बंदी जो वर्क करने जा रहे हैं उनके डिटेल्स के साथ आपके पास इन केस ऑफ इमरजेंसी आप रेडी रहिए कि कुछ भी ऐसा होता है तो हो सकता है आपके पास क्योरिंग के लिए आपके पास कोई आएगा। ये सारी चीज़ें आप प्रिकॉशनरी मेजर पे ले लेते हैं, फिर आप उसके बाद ही आप परमिट इशू करते हैं। ये सब होने के बाद आपने परमिट इशुएंस कर लिया, ये सब चेक होने के बाद परमिट इशू हो गया, रेडी हो गया। अब जो एक्सेप्टर आता है, जो भी इस परमिट को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, ये सारी चीजें वो खुद भी चेक करेगा सेम, एंड देन फिर वो परमिट को एक्सेप्ट करेगा। एंड इस परमिट के साथ जितनी भी टीम है उसकी जो कि फील्ड में काम करने वाली है उनको एक टीबीटी देते हैं। टीबीटी को हम जो है कहते हैं टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग काम करने जा रहे हैं उनके माइंड में ये बहुत क्लियर हो कि वो क्या काम करने जा रहे हैं, वो काम कैसे करेंगे, उस काम में क्या क्या चीज होने वाली है और क्या क्या चीजें अभी तक हो चुकी हैं। तो बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस उन लोगों को दिया जाता है, जो भी इंजीनियर उसको सुपरवाइज कर रहा है वो उन लोगों को बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस देता है कि उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, ताकि उनके माइंड में हर चीज क्लियर रहे कि हाँ भाई ये चीज, ये लाइन है ड्रेन हो गई है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमको जाकर के सिर्फ ये वॉल खोलना है, नट बोल्ट खोलना है, उसके बाद वो वॉल उतारना है, वो वॉल उतारने के बाद नया वॉल लगा देना है, नया वॉल निकालने के बाद फिर वापस से टाइट कर देना है, वॉल खोल देना है और बाहर आ जाना है। ये स्टेप बाय स्टेप टूल बॉक्स टॉक में इंजीनियर अपने काम करने वालों को बताएगा कि उसको करना क्या है, कैसे करना है। तो ये टूल बॉक्स टॉक देने के बाद ही सारे लोग जितने अप्रूवर्स हैं उन सबको इन्फॉर्म करने के बाद ही आदमी कन्फाइंड स्पेस में उतरता है। कन्फाइंड स्पेस में उतरने के बाद काम जितनी देर का भी हो वो काम, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ऑक्सीजन लेवल है, वो ऑक्सीजन लेवल आपका कब कब चेक होता है। हर 2 घंटे पे आपका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर होता है कि आपका कन्फाइंड स्पेस के अंदर हर 2 घंटे पे ऑक्सीजन लेवल चेक होगा कि उसमें ऑक्सीजन परमिसिबल लिमिट्स में है कि नहीं। अगर वो परमिसिबल लिमिट्स के बॉर्डर्स तक भी आ जाती हैं तो आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप उनको बाहर निकाल लीजिए, जब तक कि उसके अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपके ऑक्सीजन लेवल्स बराबर नहीं हो। हर 2 घंटे पे आप एलियम चेक करते रहे कि कोई भी हजार्डस हैवी गैसेज ऐसा ना हो कि हैवी गैसेज आकर के अंदर जाके बैठ जाए या फिर अंदर जो ड्रिप कर जाए, जिसकी वजह से कि आपको कंडीशंस एनवायरनमेंट उस कन्फाइंड स्पेस की चेंज हो जाए। तो हर 2 घंटे में जो भी वहाँ पे एरिया एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल चेक करता रहेगा, एलियन मॉनिटर करता रहेगा। एंड सुपरवाइजर तो वैसे भी वहाँ पे खड़े करके लगातार कम्युनिकेट करता रहता है कि सब लोग हेल्दी है कि नहीं, किसी को डिजीनेस फील हो रहा है कि नहीं। कुछ भी हल्का सा भी अगर उसको ऐसा आभास होता है कि कुछ भी ऐसा है तो सबसे पहले वो इन्फॉर्म करेगा आपका जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा एंड जो उसका एरिया इंचार्ज है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि एरिया इंचार्ज तो वैसे भी वहाँ पे खुद भी अवेलेबल है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी सिक्योरिटी, एम्बुलेंस, इन सबको इन्फॉर्म करने का काम सुपरवाइजर करेगा। तो ये सब होने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो भी वर्कर है वो बाहर आएगा और वो साइन करेगा कि भाई मैंने इतने बजे से इतने बजे तक गया था और मैंने इतना काम खत्म कर लिया है। एंड वहां से फिर परमिट क्लोजर की तरफ जाता है। क्लोजर में अगेन सबसे पहले एरिया एग्जीक्यूटिव कर देगा, उसने देख लिया, अप्रूवर ने कर दिया, अप्रूवर 1 अप्रूवर 2 ने कर दिया। फाइनली जो है जो इशूअर था वो परमिट को क्लोज करता है और क्लोज करके परमिट वहां से बंद रहता है। कन्फाइंड स्पेस परमिट कभी भी एक्सटेंशन में जनरल शिफ्ट के बाद भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। कन्फाइंड स्पेसेस आर ओनली मेंट फॉर वर्किंग डेज फ्रॉम 9 to 6। इसके बाद कभी भी
कन्फाइंड स्पेस को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको हर बार नया परमिट बनाना है। सो वैलिडिटी ऑफ अ कन्फाइंड स्पेस, validity of a confined space permit is one day gender check only. Permit is non-extendable. So दिस इज द नेचर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कभी भी आप कन्फाइंड स्पेस की बात कर रहे हैं तो आपको कन्फाइंड स्पेस में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीजें आपके पास मॉनिटर होनी चाहिए। और वैलिडिटी अगेन आपकी वापस रिपीट करता हूँ, 1 दिन की होती है, जनरल शिफ्ट की होती है, परमिट वापस से एक्सटेंड नहीं होता। कन्फाइंड स्पेस में मेरे हिसाब से जो मेजर चीजें थी, बेसिक चीजें थी, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह गए हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।